जी महासचिव, उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह मिस्टर मोना जी, सीडीएस स्वर्गीय विपिन सिंह रावत जी के भाई कर्नल विजय रावत जी, उत्तराणी कौथी के प्रायोजक सिडबी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री वी सत्या वेंकटा राव जी दीप प्रज्वलित करेंगे। श्री गणेश चंद्र जोशी अध्यक्ष जी, श्री महेंद्र सिंह रावत जी का स्वागत करें और अपनी उपस्थिति का आगाज जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री महेंद्र सिंह रावत जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। मजारों पर लगेंगे हर बरस में भी वतन पे मरने वालों का पूरे संसार में भारतीय सेना के गौरव को। आज हमारे बीच में उत्तरायणी कौतिक 2023 की समापन मेला में भारतीय राजनीति के शिलालेख पर दैदीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित परम आदरणीय परम श्रद्धेय महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश विराजमान है। मैं पर्वतीय महापरिषद परिवार लखनऊ एवं संपूर्ण पर्वतीय समाज की ओर से स्वागत, अभिनंदन, वंदन एवं प्रणाम करता हूँ। देवियों सज्जनों, जैसा कि आप स्वयं विदित हैं, हमारे श्रद्धेय महाराज जी की उत्तराखंड जहाँ जन्मभूमि है और उसी तरह से हमारा उत्तर प्रदेश कर्मभूमि है। और जो प्रदेश कभी उल्टा प्रदेश के रूप में जाना जाता था, इसके बारे में ये परिभाषा दी जाती थी, वो प्रदेश आज उत्तम वो उत्कृष्ट भी नहीं, अब सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में भारत ही नहीं संपूर्ण में विश्व में विख्यात हो चुका है। और हम अपने बीच में ऐसे परम आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी को पाकर अपने आप को परम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और यह एहसास अपनेपन का, अपनत्व का, कि महाराज जी का स्नेह जो हमारे समाज के प्रति रहता है, ये सब देख के हम अभिभूत हैं। और इसी कड़ी में हमारे बीच में आज पर्वतीय महापरिषद अपने आप को पुनः गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हमारे द्वारा देश के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को, जो कि पर्वतीय महापरिषद द्वारा वीरता के क्षेत्र में वीर चंद सिंह गढ़वाली वीरता सम्मान प्रदान किया जाता है, उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय जनरल रावत साहब के अनुज भ्राता कर्नल विजय रावत साहब हमारे बीच में हैं। मैं उनकी गरिमामयी उपस्थिति को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। वो ऐसी उस परिवार से हैं जिस परिवार ने मैं ऐसे सुपूत पैदा हुए थे। और आज वैसे तो हमको ये सम्मान पिछले वर्ष से देना था, लेकिन कोरोना के कारण हमें वो पिछले वर्ष का उत्तरायणी कौथिक का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा था। लेकिन ये हम अपना परम सौभाग्य समझ रहे हैं कि पर्वतीय महापरिषद द्वारा आयोजित और पर्वतीय महापरिषद द्वारा दिए जाने वाला सम्मान हमारे परम श्रद्धेय हम लोगों के संरक्षक श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के कर कमलों से दिया जाना है। तो इस सम्मान की गरिमा अपने आप में इतनी बढ़ जाती है कि जिसकी हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं
क्योंकि हमें महाराज जी को ज्यादा सुनना है। मैं कुछ, वैसे तो महाराज जी जब आप हमारे संरक्षक के रूप में हमारे बीच में हैं, और उत्तर प्रदेश जैसे अगर देखा जाए तो विश्व के कई देश, 4 देशों को भी अगर एक साथ मिला दें तो उससे भी बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है। इतने भारत के इतने सबसे बड़े राज्य का आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम अपने आप को यूं ही सक्षम महसूस करते हैं। लेकिन महोदय, फिर भी पर्वतीय महापरिषद परिवार व पर्वतीय समाज की कुछ अपेक्षाएं आपसे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं संक्षेप में आपके सम्मुख उनको रखना चाहूंगा। महोदय, हमारे पर्वतीय समाज के संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लगभग 80 लाख की आबादी है, और लगभग 4.5-5 लाख की तो हमारे लखनऊ में इसकी हुई हमारे पर्वतीय समाज की आबादी है। और हमारा पर्वतीय समाज सदैव, अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित था, है और रहेगा। और जब आपका संरक्षण जब हमारे ऊपर है तो फिर ये कभी घटने वाला नहीं है, उत्तरोत्तर बढ़ने वाला ही है। और हमारे जो आने वाली जो छोटी छोटी पीढ़ी है, आज अगर साल व 2 साल के भी हैं, अगर उनसे पूछिए कि ये कौन है तो उनके मुंह से निकलता है हमारे योगी जी महाराज हैं। तो जब उन बच्चों में अगर आपके प्रति वो समर्पण है तो आने वाला समय हमको बिल्कुल आपसे बांध के रखना है। मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि हमारे उत्तर आप तो हैं, लेकिन फिर भी निचले स्तर पर यदि हमारे समाज के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा तो जरूर हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और अच्छा तो कर ही रहे, करते रहेंगे। लेकिन हमारे जो लोग इस राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं उनका भी कुछ उत्साहवर्धन होगा, वो भी कुछ आगे को बढ़ेंगे। इसी कड़ी में महोदय, ये स्थल, जिस स्थल पर हम लोग ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये स्थल नगर निगम द्वारा हमको आवंटित है। लेकिन समस्या ये है कि ये स्थल कभी कभी बगैर हमसे पूछे हमारे कार्यक्रमों के यहाँ पर इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया है जनरल सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के अनुज कर्नल रावत जी, और पर्वतीय परिषद से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित भाइयों बहनों। उत्तरायण कौतिक मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है और 10 दिनों तक पर्वतीय परिषद के द्वारा उत्तराखंड के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को न केवल वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने उसे प्रस्तुत किया जाता है, बल्कि उसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार और मूर्त रूप भी दिया जाता है। मैं पर्वतीय परिषद को सम और विषम दोनों परिस्थितियों के लिए इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, और आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की स्मृति में जो पुरस्कार दिया गया है वो जनरल बिपिन रावत जी को आज प्रदान किया गया है, और उनके अनुज कर्नल रावत ने आज ये पुरस्कार यहाँ पर लिया है। एक सम्मान है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल रावत जी का यहाँ पर इस कार्यक्रम में कई बार आना हुआ है। पूरा भारत उनके शौर्य, उनके पराक्रम,
देश की रक्षा सेनाओं के समृद्धि में और उन्हें आधुनिक देश से दक्ष बनाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए उनके प्रति सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उनकी सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया और सामूहिक रूप से उत्तराखंड उनकी जन्मभूमि होने के नाते जहां एक और पूरा भारत उन पर गौरव की अनुभूति करता रहा है, उत्तराखंड का यह दायित्व भी बनता है कि अपने बहादुर सपूत के सम्मान के लिए उन्हें सदैव गौरव के रूप में वे सम्मानित करें। और आज यह कार्यक्रम पर्वतीय परिषद ने यहाँ पर इस उत्तरायणी कौतिक के रूप में यहाँ पर सीडीएस जनरल रावत के अनुज को वह पुरस्कार दिया है। मैं इसके लिए भी उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि जनरल रावत की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोगों ने मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नामकरण जनरल बिपिन रावत के नाम पर ही किया है और वहां पर उनकी आदमकद प्रतिमा की स्थापना भी की जा रही है। उनके जन्मदिन पर 16 मार्च को एक भव्य आयोजन के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। यह आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। हमने 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य आयोजन के साथ जोड़ करके इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा, तिरंगा भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। हर भारतवासी अपने राष्ट्रीय गौरव के प्रतीकों का सम्मान करता है और उत्तराखंड देव की देवभूमि तो है ही, देवभूमि के साथ साथ भारत की रक्षा की अग्रिम मोर्चे पर लड़ने वाली सेना का प्रतिनिधित्व भी करता है। कमोवेश कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा उत्तराखंड का जिनके एक दो परिवार के सदस्य भारतीय सेना में, अर्ध सेना या पुलिस बल में जाकर के देश की सेवा न कर रहे हो। कमोवेश हर परिवार में ये स्थिति है और लोग बड़े गौरव के साथ सेना में जाकर के देश की सेवा करना अपना कर्तव्य भी मानते हैं और अपने लिए गौरवशाली भी मानते हैं। पर उत्तराखंडवासी इस पर की अनुभूति करता है और इसलिए वहां पर नायक से लेकर के जनरल तक की पोस्ट पर उत्तराखंड का सपूत सदैव हमें देखने को मिलता है। सीडीएस जनरल रावत, उनका योगदान भारतीय सेना को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना के रूप में स्थापित करने के लिए किए गए प्रयासों में उनके प्रति सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उसकी उनकी उन्हीं स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नामकरण हम लोगों ने जनरल रावत के नाम पर किया है। हमें अपनी परंपरा और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं सब बातों का स्मरण हमें आजादी के मुख्य महोत्सव के साथ कराया था। हर घर तिरंगा, पता नहीं जब देश आजाद हुआ था उस समय लोग उस उत्साह के साथ जुड़ पाए थे कि नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन हम हर घर में तिरंगा पहना करके देश की आजादी के 75वें वर्ष को उसी गौरव और गरिमा के साथ आयोजित कर सकें। हर भारतवासी ने अपने घर पर तिरंगा लहरा करके साबित किया था कि हमारी जाति अलग हो सकती है,
क्षेत्र, मत, मजहब, भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग हो सकता है, लेकिन भाव और भावनाएं हमारी एक है। हम सब भारतवासी हैं और भारत के प्रतीकों का सम्मान करते हैं। घर घर पर तिरंगा जब 15 अगस्त को लहरा रहा था, या भारत की 140 करोड़ की आबादी दुनिया में एक स्वर से बोलती हुई दिखाई दे रही थी। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सबका संकल्प होना चाहिए। अभी तो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 25 वर्ष के बाद देश आजादी का अपना शताब्दी महोत्सव मनाएगा। 100 साल जब भारत की आजादी के होंगे, तब उस समय की पीढ़ी को देने के लिए हमारे पास क्या होगा, हम क्या दे पाएंगे, उसकी तैयारी अभी से हमें करनी होगी। समृद्धि ऐसे ही नहीं आती है, सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है, बिना प्रयास के कुछ भी नहीं हो सकता। हमें प्रयास करना होगा और इसके लिए उन्होंने कुछ संकल्प दिलवाए थे। उनमें से भारत की गुलामी, भारत के अंदर गुलामी का कहीं भी कोई चिन्ह है, उसको समाप्त करना, गुलामी को सर्वथा समाप्त करना, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करना। हमारा देश विकसित हो, दुनिया का एक ताकतवर देश हो, भारत उस दिशा में आगे बढ़ सके, इस दिशा में हम प्रयास कर सके। इसके लिए हर भारतवासी को अपनी विरासत पर सम्मान और गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। जैसे उत्तराखंड के आप अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जनपदों से आकर के लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप लोग जब आए होंगे, तब उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश का भाग रहा होगा। लेकिन यहां आने के बाद भी आपने देखा होगा, यहां पर जो कलाकार इससे पहले जागर प्रथा का गायन नंदा देवी और गौरा देवी की स्मृति को यहां पर जीवंत बना रहे थे। ये है विरासत। 4 धामों के प्रति हमारी वो आस्था, मां गंगा, मां यमुना के प्रति, वहां के तीर्थों के प्रति, वहां के देवी और धामों के प्रति हमारा जो आस्था का भाव है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उस विरासत को नेतृत्व करते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के दौरान ब्रिटिश हुकूमत की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया था और भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार करके उन्होंने इस समय विद्रोह करके कहा था कि नहीं, हम भारतीयों पे गोली नहीं चलाएंगे। उसकी कीमत उस समय उन्हें चुकानी पड़ी थी, लेकिन आज हम सब उनका स्मरण करते हैं। आप उत्तराखंड में जाएंगे, उत्तराखंड में जब अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी जहां बनाई है, उस पूरे नगर का नाम ही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पे रखा है। भारत माता के ऐसे अमर सपूतों का सम्मान करना। जनरल रावत को आज हम स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि हमारी विरासत के हिस्से, विरासत के प्रति सम्मान का भाव 500 वर्षों तक लगातार लड़ते 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 अंततः हमें सफलता प्राप्त हुई। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, बनकर के तैयार हो चुका है। दुनिया उसकी तरफ अभिभूत होकर के देख रही है। अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव होना कि हर भारतवासी उस दिशा में प्रयास कर सकेंगे। इसके लिए हमें कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे। जो जिस क्षेत्र में है, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और जो अंतिम बात है, वो सबको साथ लेकर के चलने की एक सामर्थ्य है। जाति, मत, मजहब के आधार पर विभाजन की उन रेखाओं को पाटने का प्रयास, हर नागरिक का राष्ट्रीयकरण की मुख्य धारा के साथ जोड़ना। अगर कोई विभाजनकारी ताकतें हमारे बीच में है, उन्हें हतोत्साहित करना, उन्हें एक और कर देना। विकास के लिए, समृद्धि के लिए, विरासत के सम्मान के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए
गुलामी को सर्वथा समाप्त करने के लिए हमें सबको साथ लेकर के चलना होगा और यहीं से प्रारंभ होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की कार्रवाई। और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत ही दुनिया को आगे की राह दिखाएगा। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसके साथ ही बहुत सारे आयोजन होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देशों का G20 के नाम पर जो जाने जाते हैं, उनका नेतृत्व भारत को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी अगले 1 वर्ष तक उन देशों की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश के अंदर भी कुछ मीटिंगें उनकी होनी है, देश के अलग अलग राज्यों में हो रही है। आतिथ्य सेवा के साथ साथ आजादी के इन 75 वर्षों में हमने क्या कुछ पाया है, यह भी दुनिया को दिखाने का एक अवसर हमारे सामने होगा। अपनी समृद्धि को, आतिथ्य सेवा को, हमारे पर्व और त्योहार आते हैं, हम अपने घरों में लिपाई पुताई करते हैं, खूब सुंदर बना के सजा के रखते हैं। कोई हमारे घर में अतिथि आएगा, हमारे नगर में आएगा, तो नगर की भी तो वही सुंदरता होनी चाहिए, वही स्वच्छता होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा पर्वतीय परिषद को कि उत्तरायणी कौतिक के इस कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद वे इस पूरे पार्क की साफ सफाई की व्यवस्था भी करते हैं। और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि पार्क के रख रखाव की जिम्मेदारी भी पर्वतीय परिषद यहाँ पर निभाए और उसके लिए नगर निगम के साथ उनका एक उन लोग एमओयू भी कराएंगे, जिसके माध्यम से कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे और अनावश्यक रूप से बीच में कोई भी आपको छेड़ेगा नहीं। आप अपना कार्यक्रम यहाँ पर करते रहेंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके बीच में। मैंने पिछली बार भी कहा था पर्वतीय परिषद को कि आप यहाँ पे उत्तराखंड भवन हम लोग वहां पर काम हमारा प्रारंभ हो चुका है गाजियाबाद में। गाजियाबाद में हमने उत्तराखंड भवन के लिए भी जमीन भी दी है और भवन निर्माण का कार्य भी हम लोग वहां पर कर रहे हैं। एक अच्छा प्रस्ताव एक तो जितने आपके अलग अलग संगठन है सभी लोग एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। और ये सब एकजुट होकर के एक प्रस्ताव देंगे तो ज्यादा अच्छा कार्य आपका हो सकता है। तत्काल हम लोग उसके लिए धनराशि उपलब्ध करवा देंगे, न उसमें जमीन की समस्या होगी, न ही किसी अन्य कार्य की समस्या होगी। लेकिन एक स्वर में बोलने की आदत भी होनी चाहिए, एक साथ जुट करके। देखिए उत्तराखंड की पहचान ही देवभूमि के रूप में है और देवभूमि इसलिए है क्योंकि वहां पे सकारात्मक सोच है, कोई नकारात्मकता नहीं है, किसी का बुरा नहीं सोचते लोग। कितनी सहजता है, कितनी सरलता है, कोई दिखावटीपन नहीं है, कोई अव्यवस्था नहीं है। और वहां पर मनुष्य तो मनुष्य है। मेरा जो बचपन के 14-15 वर्ष वहीं बीते थे और मैंने इस बात को देखा कि वहां के जंगली जानवर भी हिंसक नहीं थे। हाँ, हम लोग देखते थे बचपन में बाघ है, भालू है, बड़े बड़े सांप भी दिखते थे, कोई परेशान भी नहीं करता था, कहीं कोई नुकसान नहीं करता था। ये चीजें दिखाती हैं वह साधना भूमि है। अध्यात्म से इतनी ज्यादा उत्प्रोत है, हर एक जगह आप देखते होंगे, हर चोटी पर, हर गधेरे पे कहीं ना कहीं आपको देव मंदिर दिखाई देते हैं। हो सकता है साधन न होने के नाते लोगों ने बड़ा मंदिर न बनाया हो, लेकिन आस्था आज भी वही प्रगाढ़ता, आस्था की प्रगाढ़ता वहां पर दिखाई देती है। लोग अपने सीमित साधनों से वहां पर कार्य करते हैं। आज देखिए 2023 का वर्ष यूएन ने भी और भारत ने भी मिलेट ईयर के रूप में, मोटा अनाज के रूप में वो किया। आयोजन जितने हो रहे हैं उसमें सब परोसा जा रहा है। और दूसरा एक कार्य के लिए कि अगर लोगों को लंबे समय तक जीवित रहना है, स्वस्थ जीवन यापन करना है, तो विष मुक्त खेती की तरफ ले जाना होगा। कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं। मैं 14-15 वर्षों तक उत्तराखंड में मैं रहा, वहीं पे मैंने अपनी स्कूली शिक्षा भी प्राप्त की
मैं देखता था खेती में मेरी माँ कभी भी कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर, कोई पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करती थी। एकदम विशुद्ध गाय का गोबर, कहीं कोई अन्य कार्य, कोई भी अन्य केमिकल फर्टिलाइजर नहीं। अगर कभी कोई सब्जी के खेत में लौकी है, तुरई है, अगर उसमें कभी कोई लगता था कि कीड़ा लग गया है तो लेके आती थी, गंगा जल का छिड़काव कर देती थी। मैं देखता था कि थोड़ी कुछ ही देर में फूल आने लगते थे। यानी ये चमत्कार भी हम लोगों ने वहां पे इस बात को भी देखा है। यानी वहां पेस्टिसाइड के रूप में कोई केमिकल नहीं था, पेस्टिसाइड के रूप में अगर कुछ था तो दिव्य औषधि जो गंगा जल के रूप में वहां प्राप्त था। और गंगा जल की इस कीमत को हम लोगों ने वहां महसूस किया था। आज तो साधन हो गए, गांव गांव सड़कें चल रही हैं। और जब मैं आया था, जागर का गायन यहाँ पे चल रहा था। जो पुराने लोग हैं जिनके ये सब जानते हैं, पहले जब गांव में साधन नहीं थे, कई कई किलोमीटर तक वह मुश्किल से कोटद्वार या फिर ऋषिकेश या इधर हल्द्वानी नैनीताल को छोड़ दें तो शेष रानीखेत तक थोड़ा बहुत साधन थे, या रामनगर तक रहे होंगे बहुत होगा तो। लेकिन शेष ऊपर उत्तराखंड में कहीं भी बहुत अच्छे साधन नहीं थे। गांव गांव में की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। जब कर्नल रावत स्वयं आर्मी में गए होंगे उस समय तक उनके यहाँ गांव में कनेक्टिविटी नहीं रही होगी। बहुत कई कई दिनों तक पैदल चल करके लोग जाते रहे होंगे गांव में। आज तो कनेक्टिविटी हो चुकी है, साधन हो चुके हैं, स्कूल हो चुके हैं, हॉस्पिटल हो चुके हैं। लेकिन पहले गांव में कोई बीमार हो जाता था तो जागर ही उसमें लोग काम करते थे। जागर कहीं लोग वहां समय इसी के माध्यम से सारी चीजें देखता, उसके माध्यम से सब कुछ बोल देता था, सारी चीजों का समाधान वहां से हो जाता था। इन सभी विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता है। अध्यात्म भी बहुत सारी चीजों का समाधान निकाल सकता है। हो सकता है कि आज के भौतिकतावादी युग में हम लोग उसमें बहुत विश्वास न करते हैं, लेकिन उसके संरक्षण के लिए प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है और भी अन्य भाषाओं के बारे में आपने कहा है। अब इसका एक बना के देंगे तो उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान पहले से ही कार्य कर रहा है। हम भाषा संस्थान से कहेंगे कि इसमें अच्छी रचनाओं पर अच्छी कोई प्रकाशन होगा तो उसको भाषा संस्थान से प्रकाशन की व्यवस्था उसके माध्यम से हो सकता है। और बहुत अच्छा प्रकाशन भाषा संस्थान उत्तर प्रदेश का करता है और उसके पास तो इस प्रकार का अनुभव भी होगा, क्योंकि उत्तराखंड पिछले 20-22 वर्षों से अलग हुआ है। इससे पहले तो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग नहीं हो सकते। यह तो एक राजनीतिक रूप से दो राज्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा तो एक ही कर रही है निवास, वही आत्मा है। अगर उत्तराखंड में गंगा और यमुना का पानी गंगा सागर तक तभी पहुंचेगा जब उत्तराखंड की पहाड़ियों से होकर के नीचे आएगा और फिर उत्तर प्रदेश होते हुए आगे बढ़ेगा। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, अलग होकर के रह ही नहीं सकता है। इसलिए एक सकारात्मक सोच के साथ उत्तराखंड हमेशा भारत के आन बान शान की रक्षा का एक महत्वपूर्ण दुर्ग रहा है। हम सबको जहां कहीं भी कोई भी उत्तराखंड वासी हो उसको हमेशा अपनी राष्ट्र भक्ति का एक परचम लहराने के लिए तैयार होना होगा। अपनी एक पहचान बनानी चाहिए कि सब कुछ होगा, लेकिन जहां पर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रभाव की बात आएगी, भारत की आन बान और शान की बात आएगी, तब कोई भी हमारा नागरिक उसमें कोई समझौता नहीं करेगा। और यही मुझे लगता है कि जनरल बिपिन रावत जी के प्रति हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। उत्तरायण कौतिक का एक कार्यक्रम आप सब आयोजित करते हैं। भगवान सूर्य के उत्तरायण में जाने के का एक मुख्य आयोजन है। ये हमारे सारे पर्व और त्योहार इसके बाद प्रारंभ हो जाते हैं, सारे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। आपने देखा होगा कि कितने भव्य आयोजन हो रहे हैं। कल मकर संक्रांति के दिन भी प्रयागराज में भव्य स्नान हुआ था। कल मौनी अमावस्या का स्नान था। 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में स्नान किया। यही आस्था भारत की आस्था है। आप सब इस भव्य आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को
हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप सबके हितों के लिए सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। और फिर आशुतोष टंडन जी जैसे आपके प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। टंडन जी के साथ मजबूती के साथ जुड़े रहिए, ये सारे कार्य टंडन जी स्वयं ही करवा देंगे आपका, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। और बाकी जो बचेगा तो बाकी तो मैं बैठा ही हूँ, उसके लिए चिंता की बात नहीं है। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छे ढंग से शालीनता के साथ आपने ये कार्यक्रम पिछले 10 दिनों से किया। मेरी इच्छा होती है मकर संक्रांति के दिन ही 14 तारीख को आने की, लेकिन 14 तारीख को मुझे गोरखपुर में कार्यक्रम में रहना होता है। वहाँ मकर संक्रांति का बहुत बड़ा मेला लगता है, लगभग 25 से 30 लाख लोग आते हैं वहाँ पे, तो मुझे उस कार्यक्रम में वहाँ रहना होता है, इसलिए मैं उस दिन नहीं आ पाता हूँ। लेकिन भारत सरकार के रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट जी ने मुझे परसों ही बताया था, तो कल ही आए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम, मैंने कहा नहीं मेरी तो इच्छा है, मैं जाऊंगा कि कार्यक्रम में, मैंने कहा भी था। आज मैं इसीलिए आपके बीच में आया हूँ, आपको बहुत अच्छे आयोजन के लिए। और पिछले 10 दिनों से लगातार वही उत्साह, वही जीवंतता आपकी बनी हुई है और मुझे लगता है कि मौसम भी आपका साथ दे रहा है। देखिए कितना अच्छा मौसम है। मैं देख रहा था कि शीतलहरी गायब हो गई, बारिश का मौसम है, बारिश नहीं है। तो ये तो जब हम अच्छे भाव से कार्य करते हैं तो प्रकृति भी साथ देती है और प्रकृति इसी रूप में आपका साथ दे रही है। आप सबको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद।